हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार। आज आप लोगों को दिल्ली सल्तनत का जो कि तुगलक वंश है, इसके पहले आपने देखा था खिलजी वंश, जिसका शासनकाल 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक रहा। आज आपके सामने जो वीडियो है वह है तुगलक वंश से संबंधित, जिसका शासनकाल 1320 से 1414 ईस्वी तक रहा है। वीडियो मैं शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप देख रहे हैं तो लाइक कर दें, सुझाव के लिए कमेंट कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं, और फेसबुक पर हैं तो प्लीज़ फॉलो ज़रूर करें। चलिए, ये क्लास 6 से 12 तक के NCERT बुक के सार संग्रह है। इसकी शुरुआत करते हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सबसे पहले तो आप सबको पता है कि तुगलक वंश जो कि 1320 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, और इसके जो संस्थापक थे कौन थे, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जो इसके संस्थापक थे वह थे गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक। गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक, जिसे गाजी मलिक भी कहा जाता है। 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना किसने की? तो गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक, जिन्हें गाजी भी कहा जाता है। सल्तनत काल में नहरों का निर्माण तथा डाक व्यवस्था का आरंभ करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो वह और कोई नहीं था, गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक ही था। सल्तनत काल में नहरों का निर्माण एवं डाक व्यवस्था का आरंभ करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। और प्रश्न है, किस सूफी संत के साथ गयासुद्दीन तुगलक के संबंध अच्छे नहीं थे? किस सूफी संत के साथ गयासुद्दीन तुगलक के संबंध अच्छे नहीं थे? तो वे थे निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया के साथ गयासुद्दीन तुगलक के संबंध अच्छे नहीं थे। जैसा कि आप सब अभी सुने हैं कि नहरों का निर्माण तथा डाक व्यवस्था का आरंभ करने वाला पहला सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था, लेकिन वहीं अगर नहरों की जाल बिछाने वाला अगर सुल्तान पूछा जाए तो वह फिरोज शाह तुगलक होगा। फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का जाल बिछा दिया था और सिंचाई कर भी लागू किया था। बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने आदेश दिया था कि उसके दिल्ली पहुंचने से पहले ही औलिया दिल्ली छोड़ दें। बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने ये फरमान जारी कर दिया था कि निजामुद्दीन औलिया जो कि दिल्ली है, वहाँ हमारे पहुंचने से पहले दिल्ली छोड़ दें। इसी संदर्भ में निजामुद्दीन औलिया ने सुल्तान के विषय में कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है। इसी संदर्भ में निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान कौन था? तो वह था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक था। अगर हम बात कर लें कि कृषि के विकास हेतु अमीर कोही जो संस्था थी वह कृषि के विकास के लिए थी नामक नया विभाग किस सुल्तान के द्वारा प्रारंभ किया गया? तो इसका भी सही उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर कोही नामक विभाग की स्थापना की। प्रश्न पूछा जा सकता है कि अमीर कोही नामक व्यवस्था निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा कृषि से संबंधित है। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि अमीर कोही नामक नया विभाग की स्थापना किसने की, तो इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके शासन में चलाया गया? भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन सर्वप्रथम किसके शासनकाल में हुआ? तो वह थे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन हुआ था। मोरक्को निवासी इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था?
सबसे पहले तो ये प्रश्न पूछा जाता है बार बार कि इब्ने तूता कहाँ का निवासी था। तो इब्ने तूता जो था मोरक्को का निवासी था। इब्ने तूता मोरक्को का निवासी था। वह भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था 1333 ईस्वी में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था इब्ने बतूता 1333 ईस्वी में। रेहला नामक पुस्तक की रचनाकार कौन है? रेहला नामक पुस्तक की रचनाकार कौन थे? तो इब्ने बतूता। इब्ने बतूता की रचना है रेहला। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में सल्तनत से विद्रोह कर 1336 में हरिहर एवं बुक्का राय ने विजयनगर तथा 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। प्रश्न पूछा जा सकता है कि विजयनगर की स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर होगा हरिहर एवं बुक्का ने। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की थी 1336 ईस्वी में। अगर ये पूछा जाए कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी तो 1336 ईस्वी में। अगर ये आपसे पूछा जाए कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी तो 1347 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना हुई थी और 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अगर पूछा जाए कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी तो हसन गंगू ने की थी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में बहमनी हसन गंगू ने की थी। वहीं अगर पूछा जाए कि विजयनगर की स्थापना किसने की तो विजयनगर की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। वह काल था मोहम्मद बिन तुगलक का, जिसके सल्तनत काल में विद्रोह करके इन नगरों की स्थापना और साम्राज्यों की स्थापना की गई थी। होली के त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? होली के त्यौहार में सार्वजनिक तौर पर उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ही था। दिल्ली में जो सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक होली जैसे उत्सव में भाग लेने वाले प्रथम सुल्तान थे। किस जैन संत के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध घनिष्ठ थे? एक तो प्रश्न था कि किस सूफी संत के साथ गयासुद्दीन तुगलक के संबंध अच्छे नहीं थे तो निजामुद्दीन औलिया। यहाँ प्रश्न है किस जैन के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध घनिष्ठ थे? तो इसका सही उत्तर होगा जिन प्रभा सूरी। जिन प्रभा सूरी के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध अच्छे नहीं थे। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किसी अभियान के दौरान हो गई थी। वह कौन सा अभियान था? तो वह 1351 का सिंध अभियान था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 में सिंध अभियान के दौरान हो गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु सिंध अभियान के दौरान 1351 ईस्वी में हो गई थी। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? अर्थात ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने। लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। टोपड़ा तथा मेरठ के दो अशोक स्तंभ लेख किस शासक द्वारा दिल्ली लाए गए? टोपड़ा तथा मेरठ से दो अशोक स्तंभ लाए गए थे। टोपड़ा तथा मेरठ से दो अशोक स्तंभ लेख लाए गए थे। यह किस शासक के द्वारा दिल्ली लाए गए थे? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। टोपड़ा तथा मेरठ में दो अशोक स्तंभ लेख किस शासक द्वारा दिल्ली लाए गए थे? तो इसका सही उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में टोपड़ा तथा मेरठ से दो स्तंभ लेख दिल्ली लाए गए थे। सबसे अधिक गुलाम किस सुल्तान के दरबार में थे? सबसे अधिक गुलाम फिरोज शाह तुगलक के दरबार में थे। सबसे अधिक गुलाम फिरोज शाह तुगलक के दरबार में थे। सबसे अधिक गुलाम
जो थे फिरोज शाह तुगलक के दरबार में थे। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक ही था। सबसे पहले जो जजिया कर लिया जाता था उसे ब्राह्मण मुक्त थे, ब्राह्मण मुक्त थे। जजिया कर वैसा कर था जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, जिसमें ब्राह्मणों को छूट दी गई थी। लेकिन अब ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। वह किस मुस्लिम शासक ने लगाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर लगाया। हर के सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो वह था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, जैसा कि हमने पहले ही चर्चा किया था कि नहरों का जाल बिछाने वाला कौन सुल्तान था? तो वह था फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का जब जाल बिछाया तो ह के सर्व, जो कि सिंचाई से संबंधित आयोग था, सिंचाई से संबंधित आयोग था, और सिंचाई कर लगाने का काम किया था। तो ह के सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ही है। फिरोज शाह तुगलक के काल में स्थापित विभाग, दासों के देख रेख के लिए जो विभाग था वह था दीवान बंदगान। प्रश्न पूछा जा सकता है कि दीवान बंदगान किसके लिए निम्नलिखित में किसके लिए है? तो वह दासों के देख रेख के लिए। दीवान इस्तिहाक पेंशन देने के लिए, दीवान इस्तिहाक पेंशन देने के लिए विभाग था। और दीवान खैराज जो विभाग था वह असहाय लोगों को मदद करने के लिए था। दीवान खैराज जो विभाग था वह असहाय लोगों को मदद करने के लिए था। वहीं दीवान इस्तिहाक जो था पेंशन देने के लिए था। दीवान बंदगान दासों के देख रेख के लिए था। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद था। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद था। किस सुल्तान को गाजी मालिक के उपनाम से भी जाना जाता है? तो इस प्रश्न के शुरुआत में ही, इस वीडियो के शुरुआत में ही ये बताया गया था कि गयासुद्दीन तुगलक ने, जो कि तुगलक वंश की स्थापना की थी, उसे ही गाजी मालिक के नाम से जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक को ही गाजी मलिक के उपनाम से जाना जाता है। नसरुद्दीन महमूद, जो कि अंतिम तुगलक वंश का अंतिम शासक था, के शासनकाल में मध्य एशिया के महान सेनानायक तैमूर ने वर्ष 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर ने मध्य एशिया के महान सेनानायक, अगर प्रश्न पूछा जाए तैमूर कहाँ का सेनानायक था, तो मध्य एशिया के महान सेनानायक था तैमूर, जो कि 1398 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। अब है मोहम्मद बिन तुगलक के प्रमुख कार्य। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रमुख कार्य, राजधानी परिवर्तन। तुगलक ने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया था। प्रश्न पूछा जाए कि किस शासक ने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया, तो इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक, और दौलताबाद को राजधानी बनाया। यह योजना असफल रही। पुनः 1335 ईस्वी में दिल्ली को राजधानी बनाया गया। देवगिरी का नाम दौलताबाद फिरोज शाह मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा रखा गया, उसे राजधानी भी बनाया गया, लेकिन यह सफल नहीं रहा। पुनः 1335 ईस्वी में दिल्ली को राजधानी बनाया गया। दोआब में कर वृद्धि, यह योजना भी असफल रही, क्योंकि उस समय वहां अकाल पड़ जाने के कारण जनता कर नहीं दे सकी थी। और वही बात करें कि मोहम्मद बिन तुगलक ने ही सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1330 ईस्वी में किया था, क्योंकि उस समय चांदी का जो कमी का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए उन्होंने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। लेकिन नियंत्रण के अभाव में यह योजना भी
असफल रहा। खुरासान का अभियान 1336 से 1337 ईस्वी तक चलाया गया। इसके लिए उन्होंने 3,70,000 सैनिकों का गठन किया और अग्रिम 1 वर्ष के लिए सभी को वेतन भी प्रदान किया गया। लेकिन यह योजना, उनकी लगभग सारी योजनाएं असफल रही थी। कराचील अभियान, एक उन्होंने कराचील अभियान, खुरासान का अभियान 1336 से 37 के ईस्वी के बीच चला। उसके बाद कराचील का अभियान जो कि इन्होंने खुसरो मलिक के नेतृत्व में 1 लाख सैनिकों को भेजा, किंतु मौसमी दशा खराब होने के कारण यह योजना भी असफल रही। तो ज़्यादातर तौर पर आप देख रहे हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक की ज़्यादातर योजनाएं असफल रही। राजधानी परिवर्तन करके देवगिरी से दौलताबाद लाया, राजधानी बनाया और उसके बाद पुनः 1335 में दिल्ली को राजधानी बना दिया। फिर आप देखिए दुआब में कर वृद्धि, मौसम खराब हो जाने के कारण, अकाल पड़ जाने के कारण जनता कर न दे सकी, इसके कारण ये योजना भी उनकी असफल रही। उसके बाद सांकेतिक मुद्रा 1330 ईस्वी में चलाया, जो कि चांदी की किल्लत का सामना करने के लिए इन्होंने इस व्यवस्था को चलाया था, लेकिन ये योजना नियंत्रण के अभाव में भी असफल रही। खुरासान का अभियान जो कि उन्होंने चलाया था, उन्होंने 3,70,000 सैनिकों का गठन कर अग्रिम 1 वर्ष के लिए वेतन प्रदान किया। कराचील का अभियान तुगलक ने चलाया 1337 से 38 ईस्वी के बीच खुसरो मलिक के नेतृत्व में, जहां 1 लाख सैनिकों को भेजा, लेकिन मौसमी दशा के खराब होने के कारण ये अभियान भी उनका असफल रहा। तो बहुत सारे अभियान इनके असफल रहे थे। तो इस तरह से वीडियो कैसा लगा प्यारे दोस्तों, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियो और भी बहुत सारे क्लासेज आपके मिलते रहेंगे। तो अगर आप मेरे फेसबुक पर हैं तो उसे फॉलो ज़रूर करें, और यूट्यूब चैनल पर पायोनियर एजुकेशन क्लासेज पर हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं। और ऐसे ही वीडियो के लिए आपको वीडियो और उस पर और भी बहुत सारी गतिविधियां आपको मिलती रहेंगी। जीके जीएस से संबंधित भी क्लास कुछ दिन में अपलोड किए जाएंगे, तो बहुत सारी जानकारी आपको मिलेंगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को और फेसबुक को फॉलो करें, और इंस्टाग्राम पर है तो उसको भी फॉलो ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।